दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, लव, कुश, कोरी, कुर्मी। भाई नहीं याद हम लोगों को कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, और नहीं फर्क पड़ता। आपने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? मैंने नहीं छोड़ा, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा। INDIA के बारे में आप क्या समझते हैं? I.N.D.I.A. भानुमति का कुनबा है। क्या आप अपने आप को बिहार का चीफ मिनिस्टर के रूप में देखते हैं? मैं जी, पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज हुई है विच हैज सरप्राइज्ड यू? जिस घर में मैं 34 साल से रह रहा था, उस घर से रातों रात हम लोगों को निकाल दिया गया, सामान बाहर फेंक दिया गया। चाचा भतीजा दोनों सुलह कर लें। फैसला मेरे चाचा जी को ही लेना है, और मुझे लगता है कि शायद वो फैसला ले चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस था। क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके इस अलायंस में? पहला सवाल यही पूछा कि अरे तुमने इतना मुश्किल काम कैसे करके दिखाया। An MP from Jamui, Bihar, national president of Lok Janshakti Party, Ramvilas, and one of the youngest faces in Parliament. चिराग पासवान, ब्रूट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमारे बहुत युवा व्यूअर्स हैं, तो पहले बॉलीवुड से शुरुआत करते हैं। आपने बॉलीवुड में एक मूवी की, मिले ना मिले हम, 2011। थोड़ा बॉलीवुड के बारे में बताइए। आपने वहाँ, आपकी क्या जर्नी थी और आपने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? मैंने नहीं छोड़ा, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा। आई थिंक आई वॉज नॉट मेंट फॉर दैट, एंड आई थिंक आई रियलाइज इट वेरी सून। जब मैं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2011 मतलब आज से 12-13 साल पहले, बचपने का वो शौक़ एक होता है। स्कूल कॉलेज में दोस्त आपको चढ़ा देते हैं कि अरे अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, तो यू मस्ट ट्राई। तो बस वो अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है के चक्कर में चले गए वहाँ पे। संजोग से एक फ़िल्म भी मिल गई, एंड दैट वाज विद कंगना। थैंक गॉड कंगना के साथ ये फिल्म मैंने उस वक्त की। आज कर रहा होता तो नेपोटिज्म में जिस तरीके से द वे शी हाइलाइट्स दिस इशू, तो रोज़ मेरी क्लास लगती कि तुम जैसे लोगों ने ज़िंदगी बर्बाद की है। बट हैविंग सेड दैट, गया, इट वाज अ वेरी शॉर्ट अफेयर। इन बिटवीन, ड्यूरिंग द शूट ऑफ द मूवी ओनली आई रियलाइज कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। वो डायलॉग्स याद करना और वो रिहर्सल्स, मेकअप। बट हाँ, उस चीज़ ने एक अच्छी चीज़ की कि मुझे क्लैरिटी दे दी ज़िंदगी में कि मुझे करना क्या है। सो इवेंचुअली आई न्यू, आना तो एक दिन पॉलिटिक्स में ही है, बट मूवीज़ में जाने के बाद ये क्लैरिटी और ज़्यादा आ गई कि यही करना है, बिकॉज़ वो हुआ नहीं, और उसने समझाया कि ऑडियंस से डील करना, रटे हुए डायलॉग्स बोलने से अच्छा स्पॉन्टेनियसली बोलना, वो मेरे लिए सहज चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो एक्टिंग बॉलीवुड में और पॉलिटिक्स में सिमिलर है, या आपको मदद की आपके एक्टिंग स्टिंट ने पॉलिटिक्स में? आई थिंक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि दोनों में जहाँ तो एक वंशवाद बहुत कॉमन है, लोग नेपोटिज्म की बहुत आलोचना करते हैं, तो वहीं ये दोनों इंडस्ट्रीज़, इट्स गवर्न्ड बाय द मासेस, द पीपल ऑफ आवर कंट्री। लोग ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, ये पूर्णतः डिसाइड करती हैं भारत की जनता। मूवीज़ की भी बात करें, वहाँ पे भी यही है। पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों को अगर आपका विजन पसंद आएगा, तो नो मैटर आप कितने भी हैवी वेट सरनेम के साथ क्यों ना आए, आप कितने भी बड़े परिवार से, आप सुपरस्टार के बेटे हों या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बेटे हों, बट अगर लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, एक बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, काबिलियत नहीं। अभी तक पॉलिटिक्स में जो आप रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हुई है विच हैज सरप्राइज्ड यू, जो शायद आपने सोचा नहीं था कि इसका सामना करना पड़ेगा? आई थिंक पॉलिटिक्स एवरी डे कम्स विद सरप्राइजेस। रोज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब मेरा कितना लगभग 10 साल का सक्रिय राजनीति का अनुभव है। 2013 में एक्टिवली पॉलिटिक्स में आया था। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। तो 2013 से लेकर 2023 इन 10 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव मैंने देखे, जहां देश की राजनीति में बहुत कुछ बदला, बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए। जहां वो फैसले सरप्राइज़ करते हैं, तो वहीं कई ऐसी चीज़ें राजनीति में हुई जिसकी अपेक्षा भी मैंने नहीं की थी। मेरे पिता के निधन के बाद सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मेरे परिवार का टूटना, मेरी पार्टी का टूटना, मेरी पार्टी का सिंबल जो कि बचपन से मैं देखता आया, उसका फ्रीज़ हो जाना, तो वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, पार्टी के स्तर पर हो,
या राजनीतिक स्तर पर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री टेकिंग बोल्ड डिसीजंस, तो वो चीज़ें भी बहुत सरप्राइज़ करती हैं। बचपन से हम लोग राम मंदिर का मुद्दा सुनते थे, उस पर एक क्लैरिटी का आना, या धारा 370 जैसे बड़े बड़े विवादित मुद्दे हों उसका सरलता से सॉर्ट आउट उसको कर देना। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में रोज़ सरप्राइजेस हैं, और जब तक आप राजनीति में रहेंगे हर दिन एक नया दिन और एक नई चुनौतियों के साथ ही आएगा। प्रधानमंत्री जी की आपने बात की, प्रधानमंत्री मोदी से आप पहली बार कब मिले थे? शायद बचपन में मिले होंगे, कोई एनेक्डोट, कोई कहानी है जब पहली बार आप वेल मिले? नॉट रियली, मेरे उनसे पहला इंटरेक्शन बचपन का नहीं है। मैं सबसे पहले उनसे अलायंस में जाने के बाद ही मेरी उनसे पहले मुलाकात हुई है। 2013 में? 2013 में, दैट्स राइट। मेरे पिताजी की ज़रूर उनसे मुलाकातें होती रही हैं, बट कभी वो मौका नहीं मिला कि बचपन में कभी मैं उनसे मिला रहा हूँ। बट 2013 की, और वो बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात थी बिकॉज माई फादर वो पूरी तरीके से एनडीए से अलग थे और यूपीए का उस वक्त वो हिस्सा थे, और वो बहुत क्लियर थे इस बात को लेकर कि वो एनडीए में नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में उनका एनडीए में जाना उस वक्त 2013-14 के अगर आप आर्काइव्स निकाल के देखेंगे तो बहुत बड़ी खबर थी ये, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि ये एनडीए का हिस्सा होंगे। मैं उतना ही हेड स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए, और मैं आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, उनके विजन से बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस था। मैं चाहता था कि हम लोग अलायंस का हिस्सा बने। तो मुझे याद है कि हम लोग का अलायंस हो गया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, उनके साथ बातचीत हुई है वो। और पहली बार मुझे लगता है बिहार में जो पहली सभा थी प्रधानमंत्री जी की, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई थिंक मुजफ्फरपुर में थी या भागलपुर, कोई एक जगह पे उनकी पहली 2014 के लोकसभा चुनाव। तो उस वक्त बैक स्टेज मेरी मंच के पीछे उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने भी बहुत कैंडिडली मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि अरे तुमने इतना मुश्किल काम कैसे करके दिखाया, कैसे तुमने पापा को कन्विंस किया इस अलायंस के लिए। तो एक अच्छी कैंडिड कैजुअल मुलाकात उनसे हुई। क्या ये एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है या एक पर्सनल अलायंस है? अलायंसेस हमेशा इशू बेस्ड ही होते हैं, आपके सिद्धांतों, आपके विचारों को मद्देनज़र रखते हुए ही होते हैं। और 2014 में यकीनन उस वक्त भी कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पे लगाए गए थे कि भाई हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, और जिस तरीके से कई बार भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखा जाता है, कम्युनल एंगल हमेशा जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसे में उस वक्त भी कई बार हम लोग के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे, बट उस वक्त भी मैंने इस बात की क्लैरिटी हमेशा रखी कि जब एक अलायंस होता है वो हमेशा इशू बेस्ड ही होता है। समय समय पर रह रहकर कई ऐसे इश्यूज़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पे गठबंधन में होने के बावजूद हम लोगों ने अपने एतराज़ को हम लोगों ने दर्ज कराया, वो भले भूमि अधिकरण बिल को लेकर हो, या उस वक्त कई ऐसे और विषय आए जहाँ पर हम लोग की राय अलग थी। और क्योंकि आपकी राय अलग होती है इसीलिए आप अलायंस में होते, नहीं तो आप मर्ज कर लेना अपनी पार्टी को। क्या आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके इस अलायंस में आपसे, आगे क्या आपका रोल हो सकता है? देखिए, अलायंस का निर्णय लेना आसान काम नहीं होता है। एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला होता है जहाँ भविष्य आपकी पार्टी का उस पर निर्धारित होता है। तो डेफिनेटली कई चिंताएं थी हमारी, जिनको कई बार कंडीशंस, जिनको कई बार शर्तों का नाम दिया जाता है, और जितने भी हम लोग के कंसर्न्स थे वो सारे डिस्कस हुए, बहुत एमिकेबली डिस्कस हुए, बहुत सकारात्मक चर्चाएं हम लोग के बीच में हुई। और डेफिनेटली यस, बीजेपी एक महत्वपूर्ण अलायंस के तौर पर ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देखती है। वो सम्मान हम लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन एनडीए की बैठक में जिस खूबसूरती से मेरा स्वागत किया गले लगाकर, ये तमाम बातें अपने में दिखाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में खास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और भारतीय जनता पार्टी का ये अलायंस बहुत महत्वपूर्ण, मजबूत चुनावी दृष्टि से ये अलायंस रहेगा। थोड़ी देर में बिहार की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें जो आपने कही मैं जानना चाहूँगी। एक तो ये कि ये जो आपके जो चाचा हैं, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया रिसेंटली, पिछले हफ्ते ही, उन्होंने कहा कि एक्चुअल सक्सेसर लेगेसी जो है रामविलास जी की, वो उन्हें चुनी गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नित्यानंद जी भी आपसे मिले और बीजेपी बहुत टाइम से ये कोशिश कर रही है कि चाचा भतीजा दोनों सुलह कर लें। क्या लगता है आपको, क्या ये सुलह हो पाएगी? मुझे लगता है ये बहुत सहजता से लेगेसी ट्रांसफ़र होती है, और ये ट्रांसफ़र देश की जनता ही करती है।
और वो ये लेगेसी किसको ट्रांसफ़र करती है नहीं करती है, ये पूर्णतः जनता के ऊपर ही निर्धारित होता है। तो मैं ऐसी किसी लड़ाई में ही नहीं हूँ। इट्स नॉट लाइक अ मेडल कि जिसको मैं जीतने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। वो खुश रहें अगर उनको लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं भी जनता के बीच हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी जनता के बीच रहें। इन 2 सालों में दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा। जितना मुझसे हुआ मैं लोगों के बीच में मैं रहा, और लोगों का जो प्यार मुझे मिला अनगिनत, मुझे लगता है वो अपने में कई सवालों के वो जवाब देता है। तो ऐसे में मैं उस रेस में ही नहीं हूँ, उत्तराधिकारी हूँ नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं जिस परिवार से आता हूँ महक जी, मेरे परिवार में घर के बड़े ही आम तौर पर ऐसे फैसले लेते हैं। पापा जब तक थे तो पापा ही ये डिसीजंस लेते थे, और पापा के जाने के बाद यकीनन घर के सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही नहीं है, ये पारिवारिक मसला भी है। तो इसमें पूर्णतः निर्णय फैसला मेरे चाचा जी को ही लेना है, और मुझे लगता है कि शायद वो फैसला ले चुके हैं। हर मन से वो कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। क्योंकि आपने परिवार की बात की, बड़ों की बात की, बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स हैं जो महाराष्ट्र और बिहार में पैरेलल्स देख रहे हैं। Yes. जो हाल ही में हमने देखा। क्या आप अपने आप को बिहार का चीफ मिनिस्टर के रूप में देखते हैं एट सम पॉइंट? Well, again, I am not running for that rat race. मैं उसमें नहीं हूँ। मैं जी, अगर मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में बताऊँ, मैं बहुत अलग किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं ऐसी लड़ाइयों में अपने आप को रखना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने काम करने पे विश्वास रखता हूँ। मैंने पिछले 2 साल, मुझे याद है जब मेरे पिता के निधन के बाद, जो मेरे लिए यकीनन एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, एंड वन आफ्टर दी अदर वो इंटेंसिटी ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वो बढ़ती गई। 6-7 महीने में ही परिवार में टूट हुई, उसके कुछ दिनों के बाद ही पार्टी में टूट हुई, पार्टी का सिंबल फ्रीज़ कर लिया गया, पार्टी का नाम फ्रीज़ कर दिया गया। जिस घर में मैं 34 साल से रह रहा था, उस घर से रातों रात हम लोगों को निकाल दिया गया, सामान बाहर फेंक दिया गया। तो वन आफ्टर दी अदर वो इंटेंसिटी ऑफ द डिफ़िकल्टी वो बढ़ती जा रही थी। और उस वक्त बस मैंने एक फ़ैसला लिया था, क्योंकि पापा हमेशा ऐसा ही कहते थे कि अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो, आगे की राह नहीं दिखे, समझ में नहीं आए, तो सिर्फ लोगों के बीच जाओ और लोग अपने आप तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। इन 2-2.5 सालों में मुझे नहीं लगता कि शायद बिहार का कोई भी ऐसा प्रखंड होगा, ब्लॉक्स होंगे जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। मेरा ये प्रयास है कि मैं बिहार के हर एक गांव तक मैं पहुँचूँ, हर एक घर तक मैं पहुँचूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ जाऊँ। और उसके बाद कल को अगर जनता को लगता है कि हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे हमारा विश्वास है, मैं उनको विज़न उनके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा एक विज़न उनके सामने है। आदमी पे विश्वास नहीं, उस विज़न पे ज़रूर लोगों का विश्वास होना चाहिए। Looks like the center has taken note of the weight that you have in Bihar in the last couple of years, जो आपने सबके साथ गुजारा है रोड पर। तो आइए बिहार की ओर चलते हैं। मुझे आपसे ये पूछना था, पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बिगेस्ट लेबर फोर्स जो बिहार का है वो बाहर है, क्षेत्र से बाहर है। इसकी क्या वजह है और ये कैसे, हाउ कैन दिस बी सेट राइट? This can be set right only and only if you have a vision for my state. आज भी अगर आप मेरे मुख्यमंत्री से पूछेंगे एंड वाई, मतलब मैं हर सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि पिछले 18 साल से वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में जब 2005 में मुख्यमंत्री बनकर आए थे, इन्हीं का ही कहना था कि मेरा सपना है कि बिहार से पलायन करके जो लोग बाहर गए हैं उन सबको मैं वापस अपने राज्य में लेकर आऊँ। जो मुख्यमंत्री 18 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन उठता है। आज की तारीख में अफसोस होता है मुझे कहने के लिए, बट हाँ, हम लोग सिर्फ लेबर मैन्युफैक्चरर्स बन के रह गए। मेरे मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश के भूगोल को दोष देते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं आ सकता। भाई, भूगोल में दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपकी नीयत में दोष है। आप चाहते ही नहीं कि वहाँ पे उद्योग आए। तो जब तक बिहार को लेकर नीति नहीं होगी, सोचिए जिस प्रदेश का सरकारी एजेंडा नली गली बनाना हो, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग नली गली बनाने की बात कर रहे हैं। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा की परिस्थिति महक जी समझे, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी।
क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती, पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती? ये तब होगी जब उस दिशा में आप सोचेंगे. The only thing that my chief minister speaks about is दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, लव, कुश, कोरी, कुर्मी, सिर्फ यही बातें होती हैं. और जातीय समीकरण बना बना के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं. एक गठबंधन के साथ नहीं चले तो दूसरे के साथ चल लेते हैं. बट ऐसे में बिहार और बिहारी ही पिसते जा रहे हैं, और यही कारण है कि मेरे प्रदेश से पलायन नहीं रुकता. एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर के बगैर इंडस्ट्री नहीं आएगी किसी भी स्टेट में, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है बिहार को लेके. हाल ही में CDS जो सेंटर फॉर स्टडीज़ डेवलपिंग सोसाइटी की एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें ये है कि 77% होल्ड एन ओपिनियन दैट देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स एंड पुलिस, and that is why there is a deficit of trust and law and order situation is even going worse. आप कैसे पुलिस में चेंजेस या रिव्यूज़ या ओवरऑल देखते हैं? क्या एक चीज़ है, अगर आपको मौका मिले इसको टू सेट राइट, तो आप ये कैसे करेंगे? पूरे सिस्टम को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है महक जी, और सबसे पहले तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. आपको इस बात को मानना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंताजनक है. आए दिन हत्याएं हो रही हैं. मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि मेरे उम्र के किसी भी और लड़के या लड़की को शायद वो जंगल राज 90 का दशक, और जो कि बहुत दिन पहले ही नहीं, 2020 के चुनाव में ही हर मंच से खड़े होकर मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि जाओ जाकर अपने बाप दादा से पूछो कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था. भाई नहीं याद हम लोगों को कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, और नहीं फ़र्क पड़ता हम लोगों को कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था. आज का बिहार कैसा है मुख्यमंत्री जी, आप बताएं. अभी कटिहार की घटना देख लीजिए. बिना राजनीतिक संरक्षण के पुलिस क्या गोली चला सकती थी निर्दोषों पे? बिजली में अनियमितता को लेकर वो लोग बिहारी वहाँ पे मांग कर रहे थे, और आम बिहारी, उन पे गोली आपने चला दी, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि राजनीतिक संरक्षण है. ऐसे ही अपराधियों को, ड्राई स्टेट है मेरा, पर शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ पे जहरीली नहीं, मतलब शराब के निर्माण, अवैध शराब के निर्माण के उद्योग ना लगे हों. अब उसी में जहरीली शराब बनती है, लोग पीकर मरते हैं, तस्करी होती है सीमावर्ती इलाकों से. शराबबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. और जिस तरीके से घरेलू हिंसा वहाँ पर होती है शराब की आड़ में, इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए. बट वो कैसे लगना चाहिए? धरातल पर तो उतरे. जिनके लाभ के लिए आपने किया, आज तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो रहा है. कम से कम कल तक उनके घर में खाने कमाने वाला जीवित तो था, आज तो जहरीली शराब पी के वो एक व्यक्ति मर भी गया. और उसमें मुख्यमंत्री प्रो है पॉलिसी के, लेकिन जैसे इम्प्लीमेंट उसे करना है, implementation is wrong. Yes. That you would like to review. And for police reforms, you still didn't tell me one or two things you think that you would do. Yes, again for the police, जब तक कानून को आप सख्ती से लागू नहीं करेंगे, ये होना ज़रूरी है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ. आज की तारीख में तो मुझे लगता है बिहार में सारी IPC की धाराएं एकदम ख़त्म ही है. वहाँ पे सिर्फ एक नीतीश राज चल रहा है जिसके तहत सिर्फ 2 ही सज़ाएं, या तो लाठी, छोटा गुनाह है, और उससे बड़ा अगर आपने गुनाह कर दिया, कोई बड़ा धरना या कुछ, तो गोली. सिर्फ लाठी और गोली की, कोई IPC की धाराएं वहाँ पे नहीं चलती हैं. तो कानून को और सशक्त तरीके से वहाँ पे लागू करना डेफिनेटली प्राथमिकता रहेगी. INDIA के बारे में आप क्या समझते हैं, आपका क्या कहना है? INDIA, I.N.D.I.A. पहली बात तो मैं इस नाम से मुझे बहुत बड़ा एतराज़ है. आप मेरे देश का नाम, मेरे देश के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकते. इस गठबंधन में वही लोग हैं जो कई राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लिटरली. बंगाल में जो पार्टियां एक दूसरे के सामने लड़ती हैं, या अलग अलग राज्यों में केजरीवाल जी का जन्म ही हुआ कांग्रेस की सूची दिखाते दिखाते. सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध के लिए आप तमाम दल एक साथ आए. ये ऐसा भानुमति का कुनबा है, मतलब लिटरली कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा. और ये एक ऐसा कुनबा जो कि बनने से पहले ही हर बार धराशायी हो जाता है. अभी तक ये संयोजक तो अपना ढूंढ नहीं पाए, तो नेतृत्व करता तो बहुत दूर की बात है. और कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि एक मंच पर आपको 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं. मैं ये एक फ़ोटो लाई थी आपको दिखाने के लिए, और वही फ़ोटो यहाँ भी है. आप एनेक्डोटली हमें थोड़ा बता सकते हैं कि इस टाइम क्या हो रहा था, क्या आपकी यादें हैं? सो येस, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर दिस. आई थिंक मैं उस वक्त, ये पिक्चर है 88 की, 87-88 की. एंड दैट वाज द टाइम 84 में इंदिरा जी की डेथ हुई थी, और उस वक्त देश का थोड़ा माहौल काफ़ी ख़राब हुआ था. और उसके तुरंत बाद फिर चुनाव हुए थे, और पापा उस वक्त वो चुनाव हार गए थे.
और हम लोग एक रेंटेड उसमें घर पे हम लोग रहते थे। साउथ एवेन्यू में ये घर था। एक बेडरूम का एक घर था। मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मैं, हम 4 लोग उस घर में हम लोग रहते थे। ये उसी घर की तस्वीर है। एक शो, व्हाट डू कॉल दैट, वो एक अलमीरा जहाँ पे आप शो पीसेस रखते हैं, तो एक छोटी सी वुडन अलमीरा है। तो पापा ने मुझे उस पर बैठाया एंड तो मैं उस अलमीरा के ऊपर बैठा हुआ हूँ एंड पापा केम एंड ही हग्ड मी एंड मुझे मम्मी बताती हैं कि मैं बहुत टाइटली हग करता था। तो आप इसमें देखेंगे तो मेरे दोनों हाथ एकदम कस के मैंने पापा को पीछे से मैंने पकड़ा हुआ है। सो या, वन ऑफ द क्यूट मोमेंट्स दैट वाज कैप्चर्ड देन। He looks a very happy man even after losing the elections with you. Yes. एक आखिरी सवाल जो मेरी टीम चाहती थी मैं आपसे पूछूं, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं यंग, वो पूछना चाहते थे, आप लेंसेज लगाते हैं या नहीं? आपकी नीली आंखों के बारे में बहुत बातें हुई हैं। Well, this comes from my mother's side. My mom is Punjabi, so this comes from her side. So yeah, this is natural. Naturally blue eyes. Thank you so much, चिराग पासवान जी, you. ब्रूट से बात करने के लिए। Thank you. Thank you.